बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम ट्रंकेशन एरर कर रहे हैं इसमें न्यूमेरिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ आईवीपीज़ में। तो हम एक टेलर सीरीज़ लेते हैं। ये हमारे पास एक टेलर सीरीज़ है और ये इसकी क्या टर्म होती है, रेजिड्यूल टर्म कहते हैं उसको। जो आखिर में चीज़ बच जाती है इसको रेजिड्यूल कहते हैं। तो ये रेजिड्यूल है और इसको हम एप्सिलॉन n+1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेजिड्यूल टर्म में f का, बिकॉज यहाँ पे f की पावर 1 है, 2 फैक्टोरियल में f का फर्स्ट डेरिवेटिव है और इसमें इसका n-1 डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे n डेरिवेटिव आएगा। n डेरिवेटिव का मतलब है कि y का n+1 डेरिवेटिव। तो ये फंक्शन है विद रिस्पेक्ट टू ज़ीटा n, और ज़ीटा एक नंबर है जो बिटवीन n एंड n+1 के दरमियान होगा, या 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर हो सकता है। तो अब हम देखते हैं ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हम ट्रंकेशन एरर बनाते हैं। तो इसको रेजिड्यूल एरर कहते हैं। अगर आप इसका ट्रंकेशन एरर बनाएंगे तो h को यहाँ पे अलग करेंगे तो ये वाली जो टर्म बचेगी इसको ट्रंकेशन एरर कहते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह लिख रहे हैं तो ट्रंकेशन एरर, इस टर्म का नाम ट्रंकेशन एरर है। यहाँ पे साथ में h की पावर n भी आती है, यहाँ पे लिखी हुई नहीं है, यहाँ पे h की पावर n भी आ रही है जी। तो ये ट्रंकेशन एरर है। और अगर आप लोगों को ग्लोबल ट्रंकेशन एरर चाहिए, ट्रंकेशन एरर ये होता है कि हर स्टेप में आप लोगों को जो एरर दे रहा होता है, फ़र्ज़ करें आपने ये सीरीज़ ट्रंकेट की, तो जहाँ जहाँ आप सीरीज़ ट्रंकेट करेंगे वहाँ वहाँ आपको ये ट्रंकेशन एरर देता रहेगा। और ये ट्रंकेशन एरर विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा होता रहेगा या कम होता रहेगा या फिक्स रहेगा। तो ये तो स्टेबिलिटी बताएगी। अब अगर आप ग्लोबल ट्रंकेशन एरर देखना चाहते हैं तो ग्लोबल ट्रंकेशन एरर का मतलब है द मैक्सिमम एरर इन ट्रंकेशन एरर इज़ कॉल्ड ग्लोबल ट्रंकेशन एरर। तो अगर हम इसका मैक्सिमम ले लें, ये मैक्सिमम है, अगर हम इस ट्रंकेशन एरर का मैक्सिमम ले लें तो ये हमारे पास जो एरर आएगा उसका नाम होगा ग्लोबल ट्रंकेशन एरर। हम कहते हैं कि कंसिस्टेंसी क्या होती है, अ सिंगल स्टेप मेथड इज़ कंसिस्टेंट विद आईवीपी। तो ये आईवीपी के साथ कंसिस्टेंट कैसे होता है, तो इसके लिए हमें एक आईवीपी लेते हैं और आईवीपी के ऊपर हम टेलर सीरीज़ लगाते हैं। टेलर सीरीज़ लगाने के बाद हम वहाँ से ट्रंकेशन एरर कैलकुलेट करते हैं और जो ट्रंकेशन एरर होता है उसकी लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो करते हैं। अगर आंसर ज़ीरो आएगा तो हम कह देंगे कि दिस मेथड इज़ कंसिस्टेंट विद आईवीपी। आर्डर ऑफ द मेथड क्या होता है? आर्डर ऑफ द मेथड हमारे पास होता है, अगर आपके पास कोई एक स्कीम है और अगर आप उसके आईवीपी है, अगर मैं कहता हूँ उसका आर्डर जो है पी है, तो वो तब पता चलेगा जब टी एन, अगर आप ग्लोबल ट्रंकेशन एरर फाइंड करेंगे तो वो आपको ये आंसर दे। तो ग्लोबल ट्रंकेशन में जो ये एच का आर्डर होगा वही उसका आर्डर होगा। और कन्वर्जेंस क्या होती है? कंसिडर अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन यूजिंग अ पर्टिकुलर स्कीम इज़, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये जो सॉल्यूशन आ रहा है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ रहा है और ये हमने किसी स्कीम को लगा के ये सॉल्यूशन फाइंड किया और इसका एग्जैक्ट, ज़ाहिर आईवीपी का अगर आपके पास एक अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आ रहा है तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी होगा, तो ये उस स्कीम का एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। अब हम इस तरह करते हैं, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को और एग्जैक्ट सॉल्यूशन को आपस में माइनस कर देते हैं। माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आ जाता है एप्सिलॉन n+1 आ जाता है। अगर ये वाला नंबर लेस देन आर इक्वल टू एप्सिलॉन n+1 हुआ तो इसका मतलब है स्कीम हमारे पास क्या है, कन्वर्जेंट है। तो इसकी एक और डेफिनेशन भी है आर्डर की और कन्वर्जेंस की। तो आर्डर ऑफ द स्कीम, अ स्कीम इज सेड टू बी कन्वर्जेंट विद आर्डर पी इफ देयर एग्जिस्ट डी इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो सच दैट सी एच इज़ इक्वल टू डी पी एच। तो अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखेंगे कि कंसिस्टेंसी का कैसे पता चलेगा
और कन्वर्जेंस का कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले हमारे पास ये एक आईवीपी है और इस आईवीपी में हम क्या करते हैं, आर्डर भी फाइंड करते हैं, इसकी कन्वर्जेंस भी, इसका ट्रंकेशन एरर भी, इसका ग्लोबल ट्रंकेशन एरर भी, इसकी कंसिस्टेंसी भी, और मेथड का नाम है आयलर मेथड। तो ये हमारे पास आईवीपी है और ये हमारे पास आयलर मेथड है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ट्रंकेशन एरर फाइंड करते हैं। तो ये इसका ट्रंकेशन एरर हो जाएगा क्योंकि आयलर मेथड हमें पता है स्क्वायर पे स्टॉप हो जाता है। तो ट्रंकेशन एरर की ये वैल्यू आ गई। अब हम इसका ग्लोबल ट्रंकेशन एरर फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम इसका जो भी आएगा किसी पॉइंट के ऊपर भी ये इसका होगा ग्लोबल ट्रंकेशन एरर। तो आर्डर ऑफ द मेथड फाइंड करते हैं। तो एप्सिलॉन की जगह हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो ये हमारे पास आ गया 2 आ गया। 2 का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब है कि एप्सिलॉन जो हमारे पास आंसर दे रहा है 2, ये वाला आंसर दे रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसका मैक्सिमम ले लें, t+1 का मैक्सिमम ले लें तो h बाहर कॉमन हो जाएगा और यहाँ पे आप कोई वैल्यू पुट करेंगे 0 और 1 के दरमियान तो यहाँ पे एक आंसर आएगा। तो फ़र्ज़ करें वो मैक्सिमम आंसर c के इक्वल है, तो ये हमारे पास सी h की इक्वल आ गया। तो आर्डर ऑफ द मेथड इज़ 1 बिकॉज h की पावर 1 के इक्वल है। और हम इसकी कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो कन्वर्जेंस में हम यही चेक करते हैं है कि अगर हम दो सॉल्यूशन लेते हैं और उनको आपस में माइनस करते हैं, तो माइनस किया तो एप्सिलॉन 2 आंसर आया। एप्सिलॉन 2 हमारे पास इस नंबर के बराबर होता है और हमारे पास इस नंबर को हमने डी एच के फ़र्ज़ करें ये आंसर हमें डी एच के बराबर दे रहा है तो ये डी एच स्क्वायर हो जाएगा। तो ये नंबर p+1 के इक्वल होता है। यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाला नंबर किसके बराबर होता है, p+1 के इक्वल होता है। तो लिहाजा इसको p+1 इज़ इक्वल टू 2 किया तो p का आंसर 1 आ गया। तो इसका मतलब है ये मेथड कन्वर्जेंट भी है और इसका आर्डर 1 है। नेक्स्ट एग्जांपल में फाइंड द आर्डर ऑफ द मेथड। ये कोई भी मेथड दिया हुआ है, टेलर सीरीज़ मेथड ऑफ आर्डर 2, हाँ 2 दिया हुआ है। तो अगर हम इसका ट्रंकेशन एरर वगैरह फाइंड करें तो सबसे पहले हमें पता है कि एप्सिलॉन n+1 हमारे पास बराबर होता है h की पावर n+1, n+1 का फैक्टोरियल y की पावर n+1। तो जब n की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ क्यूब आ जाएगा। तो इसका मतलब है एप्सिलॉन 3 हमारे पास इस नंबर के बराबर है। अगर इसको f में कन्वर्ट करें तो ये f सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ये इस नंबर के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन 3 इज़ इक्वल टू, ये ट्रंकेशन एरर हमारे पास एच स्क्वायर की टर्म में आएगा। हम मैक्सिमम ट्रंकेशन एरर फाइंड करेंगे तो एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा और मैक्सिमम की वैल्यू फ़र्ज़ किया सी के बराबर होगी तो ये सी एच स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। और अब अगर हम देखें तो ये जो ग्लोबल ट्रंकेशन एरर है बिलोंग करता है किसको, एच स्क्वायर को। तो इसका मतलब है इसका आर्डर क्या है, 2 है। फाइंड द आर्डर ऑफ ह्यून्स मेथड। ह्यून्स मेथड का अगर आर्डर कैलकुलेट करना पड़े तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ह्यून्स मेथड का हम बच्चों टेबलो लिखेंगे, फिर k1 की वैल्यू लिखेंगे और फिर k2 की वैल्यू लिखेंगे और फिर उसकी स्कीम लिखेंगे। अब हमने क्या करना है कि 2 वे टेलर सीरीज़ लगानी है k2 के ऊपर। तो ये 2 वे टेलर सीरीज़ का फार्मूला है। ये 2 वे टेलर सीरीज़ यहाँ पे लगाई और 2 वे टेलर सीरीज़ लगाई तो हमारे पास ये आंसर आता है एफ 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 और यहाँ पे जब आई की जगह 2 पुट किया तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला लगाया। तो अब हमारे पास ये नंबर इसके इक्वल आता है और हमने क्या करना है, पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे आके वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की और साथ में हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आंसर आता है h की पावर 0 हो। अगर h की पावर 0 हो तो हमारे पास yn और yn आपस में यहाँ से इक्वल आते हैं और अगर h की पावर 1 हो तो h की पावर 1 हो तो ज़ाहिर टेलर सीरीज़ में इस तरफ तो f आ गया और इस तरफ आ गया हमारे पास fx प्लस f इंटू एफ वाई, ये आ गया fx इंटू एफ वाई, ये भी होल्ड करती है इक्वेशन। इसी तरह हमने जब एक्स स्क्वायर कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन भी होल्ड करती है, लेकिन जब हमने एक्स क्यूब कंपेयर किया
तो एक्स क्यूब का आंसर जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब है कि यहाँ से इसका एरर क्यूब से शुरू हो जाता है, और कहने का मतलब ये है कि एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट का मॉड इज़ लेस देन ऑर्डर एच क्यूब। अगर एच क्यूब से एरर स्टार्ट हो गए तो p प्लस वन इज़ इक्वल टू 2, सो p 3, सो p is equal to 2. Therefore this scheme is convergent. Yuen's method is convergent and its order of convergence is 2. तो अगर हम रेफरेंस इक्वेशन की टेक्निक इस्तेमाल करें तो उससे भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, कन्वर्जेंस वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास IVP है तो IVP को हम जनरली सपोज कर लेते हैं कि ये लैम्डा y के बराबर है, ये हमारे पास IVP है, और ये जो IVP है इसको हम रेफरेंस इक्वेशन के नाम से याद रखते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से सॉल्व किया और लिमिट y नॉट टू y x नॉट टू x ली, और इसका इंटीग्रल log ऑफ y होता है, इसका इंटीग्रल x होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की, और उसके बाद हमने log की प्रॉपर्टी लगाई, और उसके बाद दोनों तरफ एंटी लॉग लगाया, और एंटी लॉग लगाने के बाद ये y इस तरफ जो नंबर है उस तरफ लेके गए। तो अब ये हमारे पास आंसर आ गया। तो x माइनस, अगर हम यहाँ पे y 1 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा x1 माइनस एक्स नाट, दिस इज़ इक्वल टू h। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, और ये 2h के बराबर होता है। 2h को हम लिख सकते हैं y नाट ई पावर लैम्डा h इंटू ई पावर लैम्डा h, और ये नंबर सारा बराबर है किसके, y1 के बराबर है, तो y1 आ जाएगा इस नंबर के। सिमिलरली n+1 ये हो जाएगा yn ई लैम्डा h हो जाएगा, और ई लैम्डा h की अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो ये इसके बराबर आती है। इस वैल्यू को हम कैपिटल ई लैम्डा से लिखा करेंगे, और इस वैल्यू को जो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी हम उसको एक्सपोनेंशियल लैम्डा h से ही लिखा करेंगे। अब लोकल ट्रंकेशन एरर इसका किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास h आता है वहाँ पे हम लैम्डा h पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इसका ट्रंकेशन एरर आ जाते हैं। और यहाँ पे जो थीटा एक नंबर है वो बिटवीन 0 एंड 1 है। तो हम अगर देखते हैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन हमारे पास अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के बराबर होता है। ये जो प्लस टर्म्स जो ट्रंकेट की हैं अगर वो उसमें ऐड की जाएं तो तब इसके इक्वल होते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ द मेथड की तरफ जाते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मेथड में ये हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन में कुछ ये टर्म्स हैं, ये हम ऐड करते हैं तो yn+1 आता है। तो ऑर्डर ऑफ द मेथड अगर इसको देखा जाए तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मेथड n के इक्वल होता है। स्कीम स्टेबल कैसे होती है, स्टेबिलिटी चेक करते हैं स्कीम की। A numerical scheme is stable if the round of error is bounded। इसका मतलब है कि हर वो न्यूमेरिकल स्कीम होती है, स्टेबल होती है, जिसमें राउंड हम जो टर्म्स राउंड ऑफ करते हैं वो टर्म्स राउंड ऑफ जो एरर जनरेट करेंगे वो एरर जो है वो ग्रो ना करे, वो फिक्स रहे। तो हम ऐसी स्कीम को क्या कहते हैं, ये स्कीम स्टेबल है। मैथमेटिकली फॉर एवरी एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट फॉर टू डिफरेंट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन yn and yn प्राइम, अगर दो डिफरेंट सॉल्यूशन अगर हम इसके चेक करें, एक पहले पॉइंट के ऊपर एक अगले पॉइंट के ऊपर, अगर हम उसको माइनस करेंगे तो ये बहुत ही एक कम नंबर आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये स्कीम हमारे पास क्या है, स्टेबल है। एग्जैक्ट सॉल्यूशन को हम इस तरह लिखते हैं और अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को हम इस तरह लिखते हैं। मैथमेटिकली एग्जैक्ट सॉल्यूशन में जब कोई नंबर ऐड किया जाता है तो वो एरर जनरेट करता है, इसलिए वो एरर वो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन के बराबर होता है। अगर n+1 लिखेंगे तो n+1 में लिखा जाएगा, अगर n लिखेंगे तो ये n में लिखा जाएगा। अब हम इसको मैथमेटिकली इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये नंबर उठा के इस तरफ ले आएँ और ये वाला नंबर भी उठा के हम इस तरफ ले आएँ। अभी इस नंबर को उठा के इस तरफ ले के आए तो ये हो गया
हमारे पास इस नंबर के इक्वल हो गया। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है वो ई लैम्डा एन बाई एन आता है, और ये क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट है तो अप्रोक्सीमेट को हम कैपिटल ई के साथ लिखेंगे। और क्योंकि ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन आता है तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो अभी हमने फाइंड किया था, और ये बराबर आता है ई लैम्डा ई पावर लैम्डा एच इंटू बाई एन। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ यहाँ से, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ वाई एन की वैल्यू, ये वाली वैल्यू पुट कर दूँ, तो ये वाई एन की वैल्यू एग्जैक्ट में आ जाएगी। तो अगर एग्जैक्ट में आ जाती है तो अब क्या करेंगे आप, ई लैम्डा वाई एन वाले नंबर इकट्ठे कर लेंगे और दूसरों को छोड़ देंगे। ये वाई एन के साथ जो नंबर आ रहा है दिस इज़ ट्रंकेशन एरर, और ये जो साथ नंबर आ रहा है दिस इज़ प्रोपगेशन एरर के नाम से हम याद रखते हैं। कि इसका मतलब ये होगा अगर ये नंबर हम कंट्रोल कर लें तो हमारे पास एरर प्रोपगेट नहीं करेगा तो हमारी स्कीम ज़्यादा कभी चांस है कि वो स्टेबल हो। इफ़ दिस नंबर इज़ नॉट मैग्नीफाइंग टू द लार्ज एक्सटेंट देन प्रोपगेशन एरर विल बी डिमिनिश। मतलब अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये एक बहुत छोटा नंबर आए, बहुत बड़ा नंबर ना आए। अब हमारे पास एक आयलर मेथड है। आयलर मेथड को हम इस तरह लिखते हैं, अगर उसकी रेफरेंस इक्वेशन लिखी जाए तो हम उसकी रेफरेंस इक्वेशन को इस तरह लिखते हैं। अगर इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कैपिटल ई हमारे पास 1 प्लस लैम्डा एच के इक्वल हो गया, और ये हमारे पास ट्रंकेशन एरर आ गया, ये मिनिमाइज फॉर्म में कम है। अगर हम टेलर सीरीज़ मेथड ऑफ ऑर्डर 2 देखें तो इसमें अगर हम वाई प्राइम की जगह लैम्डा वाई पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर वैल्यूज़ पुट की जाए तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आती हैं। अगर इन वैल्यू में से वाई आई को कॉमन कर दिया जाए तो ये अब हमारे पास कैपिटल ई इस नंबर के इक्वल आ जाएगा। ये टेलर सीरीज़ का जो ट्रंकेशन एरर है, जो ट्रंकेट की गई हैं टेलर सीरीज़ में, वो जो थ्रो आउट की गई हैं उसका एरर जो है वो आयलर मेथड से बहुत ज़्यादा कम है। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी ये जो हम एरर जो जिसको कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं, अगर ये लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाए तो हम कहते हैं कि इसका एरर ये एब्सोल्युटली क्या है, स्टेबल है। और अगर हम रिलेटिवली स्टेबल देखें तो ये जो माड है लेस देन आर इक्वल टू ई एच अगर हो जाए तो इसका मतलब है ये रिलेटिवली स्टेबल है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन में आयलर मेथड में इसका इंटरवल ऑफ स्टेबिलिटी देखते हैं कि ये आयलर मेथड कौन से इंटरवल में स्टेबल है। तो हम इस तरह करते हैं, इसको सबसे पहले रेफरेंस इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं, उसके बाद वाई एन को कॉमन करते हैं, ई लैम्डा एच का आंसर आ गया। अब हमने इसका माड लेस देन आर इक्वल टू 1 किया तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी आई हुई है 1 प्लस लैम्डा एच इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, और यहाँ से हमने माड की प्रॉपर्टी लगाई और 1 को इधर भी लेके आए, इधर भी लेके आए। तो अब हमारे पास ये नंबर बन गया है -2 और 0। इसका मतलब है लैम्डा एच की वैल्यू अगर -1 और 0 के दरमियान रहेगी तो ये हमारा मेथड क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा जी। तो स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर हम इस तरह कंसिडर करें, हमारे पास एक आईवीपी है, ये अपने नेबरहुड में इसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई लीनियराइज करेंगे ताकि ये रेफरेंस इक्वेशन की शक्ल इख्तियार करे। तो अगर यहाँ पे मैं टेलर सीरीज़ मेथड लगाता हूँ तो यहाँ पे टेलर सीरीज़ मेथड हो जाएगा इस पॉइंट के इर्द गिर्द लगाना है। तो ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर ली, टेलर सीरीज़ लगा दी, और अब टेलर सीरीज़ जब लगाई तो उसमें मैंने क्या किया, एफ़ वाले नंबर, ये वाले नंबर और ये वाले नंबर यहाँ पे टेलर सीरीज़ मेथड लगाई जा रही है। अगर आप यहाँ पे टेलर सीरीज़ मेथड लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि टेलर सीरीज़ का फार्मूला है ये वाला। इसमें हमारे पास एफ़ एक्स इस नंबर के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें क्योंकि हमें सिर्फ वाई वाला नंबर चाहिए, बाकी मैंने सारे उस तरफ लिख लिए, वाई वाले नंबर को इस तरफ लिख लिए, क्योंकि रेफरेंस इक्वेशन की शक्ल की तरह बनाना है तो वाई वाला नंबर पहले हो जाएगा। तो इसका मतलब है वाई के साथ जो चीज़ होती है वो लैम्डा के इक्वल होती है। तो अब हमें लैम्डा का पता चल गया कि लैम्डा क्या नंबर है। तो लैम्डा असल में इक्वल होता है
फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एट दी गिवन पॉइंट्स, दिस इज़ कॉल्ड लैम्डा। अब हमसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो अब हम लैम्डा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम जर्नल रेफरेंस इक्वेशन अगर लें, ग्राफिकली अगर हम इसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो अगर हम जर्नल रेफरेंस इक्वेशन लें तो जर्नल रेफरेंस इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू हमें पता है इसके इक्वल होती है, और सी की वैल्यू, क्योंकि यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और बाकी जितनी बच गई है वो सारी सी की वैल्यू फाइंड कर ली। अगर हम डब्ल्यू को इस नंबर के बराबर सपोज करते हैं तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास इस इक्वेशन के डब्ल्यू प्राइम इंटू लैम्डा ई डब्ल्यू हो जाएगा, और इसका सोल्यूशन लैम्डा एक्स के बराबर हो जाएगा। अगर लैम्डा का आंसर ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है तो ये हमारा सोल्यूशन ग्रो करेगा, और अगर हमारे पास लैम्डा ज़ीरो आता है तो ये वन के बराबर होगा। अगर ये लेस दैन ज़ीरो आता है तो ये क्या होगा, ये वन वाली लाइन के नीचे ही रहेगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द सॉल्यूशन एट -1 एंड 1 0 और 2। अब हम इस सॉल्यूशन जो ये इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आएगा उसका बिहेवियर एनालाइज करना चाहते हैं। तो उसको एनालाइज करने के लिए सबसे पहले हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, और लैम्डा को इस पॉइंट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्स जगह जब वन और -y की जगह -1 पुट किया तो ये 2 आता है, ग्रेटर दैन ज़ीरो आता है, इसका मतलब है बिहेवियर, इसका सोल्यूशन का बिहेवियर इस तरह का होगा। और अगर लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करें दूसरे पॉइंट के ऊपर तो वो -4 आती, तो इसका मतलब है उसकी बी सोल्यूशन जो कर्व बनाएगा वो इस तरह की कर्व बनाएगा, डिक्रीजिंग कर्व बनाएगा, सोल्यूशन उसका डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। फाइंड द कंडीशन फॉर एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी फॉर द मेथड, ये हमारे पास एक मेथड है, उसका बिचर टेबलो दिया हुआ है, और इस बिचर टेबलो के ज़रिए हमने वो कंडीशन बतानी है जिसके ज़रिए हमें इसका इंटरवल का पता चले। तो ये k1 की वैल्यू फाइंड कर ली, k2 की वैल्यू फाइंड कर ली, k3 की वैल्यू फाइंड कर ली, और yn+1 की ये वैल्यू हमने टेबल से देख के लिख ली। अब हम रेफरेंस इक्वेशन कंसिडर करते हैं। रेफरेंस इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे तो ये लैम्डा yn हो जाएगा, और अगर 2 में पुट करेंगे तो ये k1 है तो ये लैम्डा yn हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं k2 की वैल्यू तो k2 की वैल्यू ये सारी वैल्यू उठा के हमने इधर पुट करनी है। अब इक्वेशन 1 में ये k1 और k3 की वैल्यू ज़रूरत है, k1 और k3 की वैल्यू अगर पुट की तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह की बनती है। अब ये जो इक्वेशन इस तरह की बन रही है, इसमें ये अगर आप देखें yn+1 yn+h डिवाइड बाय 4, और उसके बाद हमने लिखा हुआ है लैम्डा yn। लैम्डा yn क्यों लिखा है, क्योंकि k1 बराबर है किसके, लैम्डा yn के, तो लिहाजा k1 की वैल्यू लैम्डा yn लिखी गई है। उसके बाद होगा +3, और +3 के बाद लैम्डा की वैल्यू लिखनी है, ये लैम्डा लिखा, और साथ इसके हमने y की वैल्यू लिखनी है। हमें पता है इस तरफ जो भी वैल्यू होती है वो ये वाली सारी वैल्यू किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। तो ये वाली वैल्यू हमने इधर लिखा, उसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद yn को कॉमन लिया, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन जो है ये एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन को हम लेस देन आर इक्वल टू 1 करेंगे। तो अगर लेस देन आर इक्वल टू 1 करेंगे तो अगर -1 और 1 करेंगे तो हमारे पास इस तरह के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। फिर इन दो सॉल्यूशंस को इस तरह के दो सॉल्यूशन आ जाएंगे। अगर -1 और 1 करेंगे तो ये आ जाएगा, एक ग्रेटर दैन -2 होगा, दूसरा लेस दैन होगा, और इसको हम क्या करेंगे, ज़ीरो के -2 को इधर ले जाएंगे, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये दो इनइक्वलिटीज़ बन गई। इन दो इनइक्वलिटीज़ को हम हल करेंगे तो एक आंसर आता है 2.51 और दूसरे का आंसर 0 आता है। तो इसका मतलब है हमारे पास ये इनकी स्टेबिलिटी का इंटरवल बन रहा है। थैंक यू बच्चों। आज हमने इस लेक्चर में जो चीज़ें कवर की हैं वो ये चीज़ें कवर की हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि हमारा जो मेथड है उसका ट्रंकेशन एरर हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने देखा है कि इस मेथड में हमने ग्लोबल ट्रंकेशन एरर फाइंड किया, फिर हमने इस मेथड की कंसिस्टेंसी फाइंड की, फिर हमने इस मेथड की कन्वर्जेंस फाइंड की, और फिर हमने स्टेबिलिटी की टेक्निक लगाई, फिर हमने इसकी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी फाइंड की,
और साथ उसका इंटरवल ऑफ स्टेबिलिटी भी फाइंड किया, और उसके बाद रिलेटिवली स्टेबिलिटी की हमने डेफिनीशन देखी, और उसके बाद हमने आईवीपीज़ का जो सॉल्यूशन आता है किसी पॉइंट के ऊपर हमने उसका बिहेवियर चेक किया, और एग्जांपल करके हमने उसके सॉल्यूशन की बिहेवियर को विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फाइंड किया देखा, और फिर हमने कुछ मेथड लगा के हमने उनकी स्टेबिलिटी और रीजन ऑफ स्टेबिलिटी भी फाइंड की। ओके बच्चों, थैंक यू।